अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश बी लेक्चर नंबर 12। और आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे पास एक ऐसा टेंस है जिसमें हम लोग फ्यूचर के बारे में यानी मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे होते हैं। अभी आने वाले वक्त के बारे में बात की जा रही होती है इसमें, और जुमले के आखिर में गा गी या गे आता है। जैसे कि सारा खाना खाएगी, मुर्गी अंडा देगी, बंदर करतब दिखाएगा, टोनी सांप मारेगा। तो इस तरह से जिस जुमले के आखिर में गा गी या गे में से कोई एक लफ्ज़ आता है तो ये पहचान होती है कि हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आप लोगों ने रिकॉग्निशन इसकी स्टार्टिंग में लिखनी है, हेडिंग देखें। उसके बाद आप फार्मूला देखें। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का हम फार्मूला देखते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस इससे पहले लेक्चर में अच्छी तरह आपको क्लियर हो चुका है। अगेन एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। एक्टिव वॉइस एक ऐसा जुमला है जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब पे काम कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस में आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सारा खाना खाएगी, तो इस जुमले में हमारे पास जो मेन रोल प्ले करने वाली सारा है वो सब्जेक्ट है, वो कोई काम कर रही है। अगर हम इसको इस तरह से बात करते हैं कि सारा को मार पड़ेगी, तो सारा के ऊपर कोई काम जब होगा, ठीक है, वर्ब जब सब्जेक्ट पे काम कर रहा होगा, सारा इस जुमले में सब्जेक्ट है, तो वो जुमला हमारे पास बन जाएगा पैसिव वॉइस का। और एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब में भी चेंज आता है। इससे पहले लेक्चर्स में जो आप लोगों ने टेंसेस के साथ साथ सीखा था कि हर टेंस का आप किस तरह से हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में हमेशा आपके पास स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपने विल या शैल में से कोई एक लगाना होता है। अब मॉडर्न इंग्लिश में विल और शैल में से वो हर एक के साथ विल जो है वो अलाउ करते हैं कि वो आप किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी आपके पास प्रोनाउन है, ही शी इट नेम है, आई वी दे या यू है, तो आप उसके साथ जो है वो विल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वैसे जो जनरल रूल चलता आ रहा है हमेशा से, उसमें होता है कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ हम हमेशा शैल यूज़ करते हैं, जबकि बाकी सारे जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं एज अ प्रोनाउन जो यूज़ होते हैं उनके साथ हम लोग विल यूज़ करते हैं। तो अगर आप आई वी के साथ शैल यूज़ करेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। आई बाकी जितने भी हेल्पिंग जो है प्रोनाउन के साथ आप विल यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप सबके साथ विल भी यूज़ कर लेते हैं तो भी आपका ठीक माना जाएगा। अब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास होता है एक वर्ब की फॉर्म आपने लगानी होती है, यानी जो जुमले में एक्शन हो रहा होता है वो आपने यूज़ करना होता है। उसकी आपने फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगानी है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के केस में। और एंड में उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर गिवन होगा सेंटेंस में तो ठीक है, नहीं होगा तो भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी के जब पैसिव वॉइस बनेगा तो आप देखें कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की पोजीशन में आ जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए, आपने विल भी या शैल भी, अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने विल और शैल का रूल आपको बताया कि किसके साथ विल किसके साथ शैल लगता है, तो आप उस हिसाब से विल भी और शैल भी लगाएंगे। उसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। किसी भी टेंस का अगर पैसिव वॉइस आप बनाते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ की जाती है। प्लस आप लोग बाय का एडिशन करते हैं और उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाता है, यानी लिखा हमने सब्जेक्ट है लेकिन ये एज एन ऑब्जेक्ट इसमें एक्ट करेगा। यानी कि अब जो काम किया जा रहा है वो सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा होगा। फर्स्ट सेंटेंस देखें, मुर्गी अंडा देगी। इसका हम एक्टिव वॉइस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट क्या है इसमें, मुर्गी, द हैन हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब हम लोग विल यूज़ किया इस केस में, ठीक है। उसके बाद अंडे देना, इसमें जो एक्शन है उसकी जो इंग्लिश है अंडे देने को हम क्या उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ले लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास गिवन है अंडे, तो हमने एंड में एग जो है वो हम लास्ट में ले आइए, इस केस में ऑब्जेक्ट है। द हैन विल ले एग, तो ये आपके पास हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में आपने चेंज करना है, तो आपने जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको स्टार्टिंग में लाना है। अब एग इस केस में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आके एज अ सब्जेक्ट एक्ट करेगा, द एग। अब विल जो है वो चेंज हो जाएगा विल बी में, विल बी, और ले की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी ले, लेड, लेड। तो लेड आप कर देंगे इसको, फिर बाय लगाएंगे और आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका एंड में आ जाएगा। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना का तरीका जो है ना वो आप सीख चुके हुए हैं। बस अब आप लोगों ने करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को याद करना है कि किस सेंटेंस में आपके पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते जाएंगे। अब आप लोग सेकंड सेंटेंस देखें, रानी स्कूल का काम करेगी। अब इस जुमले में हमारे पास रानी सब्जेक्ट है, वो हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। विल हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। वर्ब जो है इसमें यूज़ हो रहा है डू, काम करना की इंग्लिश क्या है, डू। फर्स्ट फॉर्म क्योंकि यूज़ हुई है तो हम डू लिखेंगे, ठीक है। डिड डन में से हमने कोई यूज़ नहीं करना। उसके बाद कौन किसका काम वो करेगी, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास गिवन है, स्कूल वर्क।
रानी विल डू द स्कूल वर्क। इसी को पैसिव वॉइस में अब आप चेंज करें, आपके पास जो स्कूल था वो इस केस में स्कूल वर्क वो ऑब्जेक्ट था, वो अब सब्जेक्ट बन जाएगा। द स्कूल वर्क स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल जो है वो चेंज हो जाएगा विल बी में। डू को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, डू डिड डन, तो डन हम लिखेंगे, फिर हम बाय का एडिशन करेंगे और एंड में जो सब्जेक्ट है रानी हम उसको ले आएंगे। इसका आर कैपिटल रहेगा, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। उसके बाद अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम लोग किस उर्दू जुमले में नहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका पहले आप फार्मूला देख लें, सब्जेक्ट विल शेल के फ़ौरन बाद नॉट। इससे पहले भी आप लोगों ने जो टेंसेस किए हैं उसमें आपने यही देखा है कि जब आप नॉट वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी सारा का सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, अगर आप इसका जब पैसिव वॉइस बना रहे होंगे उसमें थोड़ा सा चेंज क्या आएगा कि विल नॉट बी आपने करना है, आपने विल बी नॉट नहीं करना। अक्सर बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं कि आपने इससे पहले सिंपल में किया है विल बी शैल बी हेल्पिंग वर्ब, जब वो इसका नेगेटिव बनाते हैं तो उनके माइंड में वो बात होती है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद जो है वो नॉट लगाना होता है, लेकिन इस केस में आपने विल बी नॉट नहीं करना, आपने विल नॉट बी शैल नॉट बी, इस तरह से आपने चेंज करना है। एग्जाम्पल देखिए, टोनी सांप नहीं मारेगा, टोनी विल नॉट किल द स्नेक। टोनी सब्जेक्ट था हमारे पास, विल यूज़ किया, साथ फ़ौरन बाद हमने नॉट लगा दिया, फिर हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई किल और एंड में हमने इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया द स्नेक। अब हम इसको जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, द स्नेक स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अब सब्जेक्ट बन जाएगा। अब विल जो है वो विल नॉट बी होगा, ठीक है, विल बी नहीं हम करेंगे, विल नॉट और बी। फिर हम किल को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, किल्ड, बाय ऐड करेंगे और एंड में उसका जो सब्जेक्ट था टोनी वो एंड में आ जाएगा। जैसे रानी का आपने आर कैपिटल रहने दिया था, इसी तरह टोनी का टी भी कैपिटल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बंदर करतब नहीं दिखाएगा, द मंकी विल नॉट शो द फीड्स। मंकी हमारे पास सब्जेक्ट था, विल हमने इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, उसके फ़ौरन बाद देखिए हमने नॉट लगा दिया, दिखाने की इंग्लिश थी शो और करतब की इंग्लिश थी द फीड्स। अब जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप इसका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में ले आएंगे, द फीड स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल नॉट बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे विल यूज़ किया था। शो को आप थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, शॉर्ट हो जाएगा बाय, और उसके बाद आप यूज़ करेंगे उसका जो सब्जेक्ट था द मंकी, वो आपका एंड में आ जाएगा। नेक्स्ट है अब आपके पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। एक ऐसा जुमला होता है जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, तो सवालिया जुमलों में हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। आप एक्टिव वॉइस का देखिए, शेल या विल जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपल वाला रहेगा। इसी तरह से आपने पैसिव वॉइस में करना है, विल और शेल को आपने स्टार्टिंग में ले आना है। अब इसमें भी जैसे आपने नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज किया था, बाकी सेंटेंसेस के मुकाबले में थोड़ा सा इसमें चेंज किया है कि विल शेल के फ़ौरन बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपने बी यूज़ करना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, पैसिव वॉइस है, फिर बाय ऐड करना है और एंड में सब्जेक्ट, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना, नहीं बोलना। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वो मुझे मारेगा, विल ही बीट मी। अब आपने विल जो है वो इसका हेल्पिंग वर्ब था, वो आपने स्टार्टिंग में यूज़ किया, फिर आपने उसका सब्जेक्ट यूज़ किया ही, ठीक है, उसके बाद आपने वर्ब यूज़ करना था बीट और मी, के बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये तो था बहुत सिंपल। आप इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो विल तो स्टार्टिंग में रहेगा, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। आपने ये रूल भी पढ़ लिया हुआ है कि आपका जब सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करता है या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो आपने कन्वर्जन जो है वो इससे पहले 2 लेक्चर्स में आपको एक चार्ट बनवा दिया था, इसमें आपने देखी थी कि मी को आप किस में चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो सारा आप लोगों ने पहले सीख लिया हुआ है, अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है, इसका जो इस केस में ऑब्जेक्ट था वो यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। यहाँ पे मी आपके पास ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आके वो सब्जेक्ट बन गया, आई में चेंज हो गया, विल आई बी बीटन बाय हिम। यहाँ पे आपके पास ही जो था वो सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और हिम में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मी था, जब इसको आप एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो फिर ये आई में चेंज हो जाएगा। अब आपके पास सेंटेंस बना, विल आई बी बीटन बाय हिम और एंड में क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस देखें, क्या वो खत लिखेंगे, विल दे राइट अ लेटर। वो खत लिखेंगे, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो दे है, ठीक है, ही शी इट का जो प्लूरल होता है वो दे हम यूज़ करते हैं। और आपके पास इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो आपने विल या शेल जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आपने स्टार्टिंग में लेकर आना है। उसके बाद आपने सेंटेंस को फॉलो करते जाना है कि आपने ये सब्जेक्ट लगा लिया, इसके बाद आपने वर्ब यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, आ लेटर आपके पास ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क। अब आप जब इसको चेंज करेंगे तो विल आ लेटर बी रिटन बाय देम, और जो दे था वो आपका जब ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ है तो वो देम में चेंज हो जाएगा।
तो एंड में आपने साथ क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आप इसी तरह के आपने 2 सेंटेंसेस खुद से सोचने हैं, अपनी डेली रूटीन में आप ऑब्जर्व करें कौन से जुमलों के एंड में गा गी गे आता है। उस तरह के 2 सिंपल, 2 नेगेटिव और 2 इंट्रोगेटिव आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है, उनको खुद से इन फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और इसके अलावा रफ कॉपी पे भी आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो। और प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा अच्छी करेंगे उतना ज़्यादा आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अगर आप ज़ुबानी सिर्फ फार्मूला याद करने की कोशिश करते हैं तो आप कभी भी उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जब आप करने लगेंगे तो आपको भूल जाएगा। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है कि आप प्रैक्टिस करें, बार बार सेंटेंसेस बनाएं, पिछले जो आप लोगों ने कर लिए हैं वो भी रिवाइज करते जाएँ डेली। जिसके पास भी आप पढ़ते हैं उसे कह के वो आपको एक्स्ट्रा जो है वो लिख के दें, टेस्ट लिया जाए आपका टेंसेस का बार बार, ताकि आपको ये भूलें ना। अब आप लोग इंग्लिश बी की कॉपी पे लेटर के लिए पेज रेडी करेंगे। लेटर आपने लिखना है टू क्लोज रिलेटिव थैंकिंग फॉर गिफ्ट। अपने करीबी रिश्तेदार के नाम हाथ लिखना है और उसको एक तोहफे के लिए शुक्रिया अदा करना है। जिन बच्चों ने ये ऑलरेडी कर लिया हुआ है उन्हें अगेन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसे याद करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। पैटर्न आपको पता है, आपने इससे पहले भी लेटर किया है। राइट साइड पे आपने इसका पैटर्न लिखना स्टार्ट करना है। एग्जामिनेशन हॉल ई कैपिटल एच कैपिटल के साथ और आगे कॉमा, सिटी का सी कैपिटल, उसके बाद ए बी और सी तीनों जो हैं वो कैपिटल लेटर्स आएंगे। तीनों के दरमियान में जो है वो इनके बाद हम एक फुल स्टॉप लगाएंगे, वो लाइन के ऊपर आना चाहिए। और लास्ट वन के आगे हम कॉमा लगाएंगे। फिर आप डेट इस तरह करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। आप जिस भी डेट पे लिख रहे हैं, 1 अगस्त है या 2 अगस्त है, तो आप उसको इस तरह करके लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। अगस्त का जो मंथ का नेम है वो कंप्लीट लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2020 और फुल स्टॉप। फिर आप उससे नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करेंगे डियर कज़न लेफ़्ट साइड से, और जितनी स्पेस में ये एरिया आ रहा है जिस पे ये लिखा हुआ है उतनी आपने जगह छोड़ देनी है। और उससे वेरी नेक्स्ट लाइन में यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, आई होप यू रिसीव्ड दिस लेटर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये खत मिला है और आप बिल्कुल बखैर आफियत होंगे। इट वॉज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू रिसीव अ गिफ्ट ऑफ कैमरा ऑन माई बर्थडे। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि मुझे अपनी बर्थडे पर कैमरे का तोहफ़ा मिला है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है। इट्स फंक्शंस आर वेरी सिंपल, इसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा आसान है। एज़ माई हॉबी इज़ टू टेक पिक्चर्स, जैसे कि मेरा मशगला है कि मैं तस्वीरें खींचना या लेना पसंद करता हूँ या करती हूँ। सो व्हेन एवर, तो जब कभी भी, आई गेट फ्री टाइम, मुझे फ्री जो है वो वक्त मिलता है। आई टेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की तस्वीरें लेता हूँ। आई विल सेंड दिस पिक्चर टू यू, मैं ये तस्वीरें आपको सेंड करूँगा। एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस लवली, और आखिर में मैं आपको इस खूबसूरत गिफ्ट के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, घर में सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम। योर कज़न, आपने उसके बाद कॉमा लगाना है। XYZ, आपने अपना नेम मेंशन नहीं करना क्योंकि आप ये रियलिटी में लेटर नहीं लिख रहे, अभी आप ये सैम्पल कर रहे हैं। तो आपने XYZ और ये तीनों लेटर्स कैपिटल और उनके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है और ये लाइन के ऊपर आना चाहिए। तो जिन बच्चों ने ये कर लिया हुआ है वो अगेन नहीं लिखेंगे, जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ वो इसको नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे।